क्या आप लोग भी ट्रेड के अंदर एंटर करने से पहले गेस करते हैं कि मेरी ये वाली एंट्री वैलिड होगी या नहीं, या आप पुराने मेथड्स को फॉलो करते हैं जिसके अंदर आप ऑन द मीन टाइम ट्रेड एंट्री डिसीजन लेते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपने नेगेटिव जोन्स एंड लाइन ऑफ डिफेंसेस यानी लॉर्ड्स पैटर्न को यूज करके अपनी एंट्री को बेहतर और अपनी एग्जीक्यूशन को बेस्ट बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नैरेटिव जोन्स एंड लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में बात करते हैं कि इनके मेन जो चेकलिस्ट है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन बायस। सबसे पहले अगेन मेन चीज़ जो है हमारी डायरेक्शन है। अगर हमें डायरेक्शन पता होगी तो ही हम अपनी एंट्री डायरेक्शन के अंदर ले सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बायस फाइंड करना है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप्स और फेयर वैल्यू एरियाज को हमने फाइंड करना है जो कि हमारा एज अ जोन ऑफ डिफेंस वर्क करेंगे। सेकेंडली उन जोन ऑफ डिफेंस से हमने रिजेक्शन देखनी है कि क्या रिजेक्शन वहाँ से मिल रही है या नहीं। उसके बाद अगर हमारे सारे जोन रिजेक्शन के जो हम फाइंड करते वो ही फेल हो गए, देन उसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो इस वीडियो के अंदर मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एंड दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली फॉलोइंग द रूल्स, कोई गैसिंग वगैरह नहीं होगी। कॉन्टेक्स्ट फाइंड करना होता है सबसे पहले, और हमारा बायस कि हम ऊपर की डायरेक्शन के अंदर हायर जाना चाहते हैं या लोअर नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जिससे बायस फाइंड करेंगे तो हमारा टारगेट हमें मिल जाएगा और हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया भी हमें मिल जाएगा। कॉन्टेक्स्ट एरिया क्या होता है उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपके साथ कंप्लीट डिस्कशन की थी कि कॉन्टेक्स्ट एरिया को हमने किस तरह से फाइंड करना है, मतलब हमारा एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इस चार्ट का एनालिसिस करें तो यहाँ पे हमारा बायस हमें मिल जाएगा कि प्राइस कंप्लीटली एक लोअर ट्रेंड के अंदर है और हमारा इस जो बुलिश ट्रेंड था इसके अंदर फेयर वैल्यू एरिया प्राइस ने फॉर्म किया था। प्राइस फेयर वैल्यू एरिया से रिजेक्शन लेने के बजाय उसके अंदर एक्सेप्टेंस ले रही है, तो क्लियरली है कि प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करने जा रही है। और वो लिक्विडिटी हमारे पास किधर मौजूद है, वो हमारे इस स्विंग लो के ऊपर मौजूद है। मतलब ये स्विंग लो जो है ये हमारा एज अ बायस वर्क करेगा, मतलब ये हमारा टारगेट लेवल है। तो इस टारगेट लेवल तक अब हमने कंफर्म हो गया कि हमारा जो बायस है वो सेल है। तो इस टारगेट लेवल तक अब हमने सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपने जो नैरेटिव जोन्स हैं उनको मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा बायस पेरिश है। तो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट एरिया इसके अंदर हमारे पास जितने लेवल्स होंगे जिनसे हमें लाइकली है कि प्राइस रिजेक्शन देगी, फॉर एग्जाम्पल ये फेयर वैल्यू एरिया एक ऐसा लेवल जिधर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजेक्शन। फेयर वैल्यू एरिया ये फॉर्म किस तरह से हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कॉन्टेक्स्ट एरिया था सेल की डायरेक्शन का। इस सेल की डायरेक्शन के अंदर प्राइस ने बेरिश मूव लिया, उसके बाद एक बायर्स की रिट्रेसमेंट आई और वापस से बेरिश मूव आ गया। तो ये जो रिट्रेसमेंट एक लेग थी ये हमारा फेयर वैल्यू एरिया था जिससे हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वापस से प्राइस हमारे लोअर जो लेवल टारगेट लेवल है बायस उधर तक रीच कर सकती है। फेयर वैल्यू के ऊपर भी फेयर वैल्यू एरिया जो इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने इसी सीरीज़ के स्टार्टिंग के अंदर मैंने बनाई हुई है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो रिकमेंडेड है आपके लिए कि वो आप देखें। उसके बाद जब हमारा नैरेटिव जोन हमें मिल गया तो ये जो नैरेटिव्स हैं हमारे ये ही हमारे लाइन ऑफ डिफेंसेस की तरह वर्क करेंगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली प्राइस जब इस जगह के ऊपर ट्रेड हो रही है तो यहाँ से हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है ये फेयर वैल्यू एरिया। मतलब इस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हमने रिजेक्शन एक्सपेक्ट करनी है कि अगर प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होती है तो हमारा बायस लेवल टारगेट हिट करेगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से रिजेक्शन किस तरह से देखनी है, रिजेक्शन के ऊपर कंप्लीट एक डिटेल डिस्कशन है और वीडियो है, वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा। बट बिफोर दैट आप सबसे पहले लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में अपने जो बायस अपना जो लॉजिक है उसको क्लियर कर लें, कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से हमने रिजेक्शन का वेट करना है। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिल गई तो परफेक्ट, हमारे बायस तक हम ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट कर देंगे और स्टॉप लॉस हमारा रिजेक्शन हाई के ऊपर होगा, सिंपल एज दैट। अगर प्राइस फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है फेयर वैल्यू एरिया वाला इससे रिजेक्शन नहीं लेती, देन हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एज अ रिजेक्शन वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक प्राइस जब रीच करेगी तो यहाँ से रिजेक्शन का वेट करेंगे और देन हमारे बायस तक प्राइस जाएगी। अब इन द मेन टाइम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हमारे लिए मौजूद है। अब क्योंकि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारे लिए ये फेयर वैल्यू एरिया है, तो फेयर वैल्यू एरिया का कॉन्सेप्ट ये है कि जब प्राइस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस लेती है तो प्राइस लिक्विडिटी पकड़ने जाती है। तो
फेयर वैल्यू जो हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ये फेयर वैल्यू एरिया और लिक्विडिटी के मिड के अंदर है। मींस ये कि जब प्राइस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक आ रही होगी तब तक प्राइस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस भी ले रही होगी। तो फेयर वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस ले रही है, तो ये फेयर वैल्यू गैप जो है इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, इससे रिजेक्शन मिलना हमारे लिए लेस प्रोबेबल होगा, मतलब लेस लाइकली होगा, जिधर से हम अपनी सेल की रिजेक्शन को एक्सपेक्ट करें। तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइस फेयर वैल्यू एरिया के अंदर एक्सेप्टेंस ले रही है, एक्सेप्टेंस लेगी तो प्राइस लिक्विडिटी पकड़ने के बाद ही गिर सकती है। तो अब ये जो एक की पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पे इसके अंदर एक शेयर किया है, वैसे जनरल जो फॉर्मूला है वो यही है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से प्राइस रिजेक्शन ले तो नीचे जाए। इन केस अगर प्राइस फेयर वैल्यू एरिया हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो हमारे लिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस लेस प्रोबेबल या लेस प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकती है। तीसरी बात अब यहाँ पे ये आती है कि अगर प्राइस हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक रिट्रेस करती है, मतलब डीप रिट्रेसमेंट लेती है, तो हमारे पास एक तो गुड चीज़ ये होगी कि हमारे पास जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मींस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की रिजेक्शन से लेके बायस तक हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी, जिसके अंदर हमारे पास एक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलने का चांसेस है। लेकिन अगर हमारे पास प्राइस जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उससे रिजेक्शन ही नहीं लेती, बल्कि इंस्टेड प्राइस उसको रन करना स्टार्ट कर देती है या उसके ऊपर क्लोजिंग्स देना स्टार्ट कर देती है, तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग है कि प्राइस हमारा जो डिटरमिन्ड बायस लेवल है उधर तक प्राइस शायद रीच ना करे, क्योंकि हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था प्राइस उससे रिजेक्शन ही नहीं ले रही। सो दैट इज़ हाउ लाइन ऑफ डिफेंसेस आर फॉर्म्ड, और ये किस तरह से वर्क करती हैं। और इसके बाद जब हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे जो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसकी अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है फेयर वैल्यू एरिया, उससे प्राइस ने यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजेक्शन फॉर्म की है। रिजेक्शन फॉर्म करने पे हमारे पास ये एग्जीक्यूशन लेवल है, स्टॉप लॉस अबव द हाई, और टारगेट हमारा जो है ये बायस लेवल होगा। तो ये प्राइस इन द मेन टाइम कुछ कैंडल्स के बाद हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उससे रिजेक्शन लेती है फेयर वैल्यू एरिया लेवल से, और एग्जैक्टली प्राइस जैसे ही रिजेक्शन लेती है उसके कुछ कैंडल्स के बाद ही हमारा जो बायस लेवल है प्राइस उसको हिट करती है और उससे भी नीचे रन करना स्टार्ट कर देती है। सो दैट इज़ हाउ लाइन ऑफ डिफेंसेस एंड नैरेटिव्स कंबाइन करें हम इनको कॉन्टेक्स्ट एरिया यानी एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी विद बायस, तो ये इस तरह से हमारा ट्रेड सेटअप जो है ये फॉर्म होता है। तो अब कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मैं आपके साथ इसकी शेयर करता हूँ कि कुछ हमारे पास इस तरह के सिनारियोज भी फॉर्म होते हैं कि प्राइस समटाइम्स हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं वो फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट होता है, फेयर वैल्यू एरिया सेकंड होता है। एग्जांपल ही आपके सामने डायरेक्टली यहाँ पे लॉजिक कॉन्सेप्ट उसका शेयर करता हूँ कि हमारे पास प्राइस बेरिश मोमेंटम लेके आ रही थी और फेयर वैल्यू एरिया फॉर्म करती है, और हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म करती है। तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया लेवल हमारा एज अ नैरेटिव जोन है, और फेयर वैल्यू एरिया की जो हमारे पास लिक्विडिटी है ये हमारा अगेन एज ऑल्सो अ नैरेटिव जोन है। अब इन द मेन टाइम प्राइस करती क्या है, समटाइम्स फेयर वैल्यू फॉर्म करने के बाद हमारे पास फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है। ठीक है, तो इन दिस केस जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होगा। अगर इससे प्राइस रिजेक्शन लेगी तो वेल एंड गुड, प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन अगर प्राइस इसको डिसरिस्पेक्ट करती है देन हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फेयर वैल्यू एरिया है, जिससे हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट करके अपने बायस लेवल तक प्राइस को मूव होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस इन द वर्स्ट केस सिनारियो कि प्राइस फेयर वैल्यू एरिया से भी रिजेक्शन नहीं लेती, देन प्राइस उसके अंदर एक्सेप्टेंस लेगी, देन क्लियरली हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है लिक्विडिटी लेवल है उधर तक हम रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, जिधर से रिजेक्शन मिलने पे हम अपने बायस तक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। या अगर प्राइस लिक्विडिटी से रिजेक्ट होती है तो हमारे बायस तक जाएगी। इन द वर्स्ट केस अगर रेड फ्लैग हमारे पास सिर्फ यही होगा कि प्राइस इन सब को डिसरिस्पेक्ट करके लिक्विडिटी को भी डिसरिस्पेक्ट कर दे और इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, देन हमारा जो यहाँ से डाउन साइड का जो बायस था कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी हमारे टारगेटेड लेवल के ऊपर, वो अगर प्राइस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी ब्रेक कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देती है, देन हमारा ये जो बेरिश बायस था ये इनवैलिड हो जाएगा और इसके ऊपर हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी। सो
ये फेयर वैल्यू एरिया के साथ हमारा जो लाइन ऑफ डिफेंसेस का फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपके साथ शेयर की। अब समटाइम्स इस तरह होता है कि प्राइस फेयर वैल्यू ऑफर नहीं करती, बट इंस्टेड प्राइस फेयर वैल्यू के बजाय सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स के साथ ही मूवमेंट लेती जाती है। सो बेरिश एग्जांपल को ही मैं माइंड में रखते हुए आपके साथ यहाँ पे उसकी एक और किस्म मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा जो बायस लेवल है वो नीचे मौजूद था, ठीक है। अब प्राइस करती क्या है कि वहाँ से बेरिश मोमेंटम लेती है और हमारे पास उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप सिर्फ फॉर्म करती है, फेयर वैल्यू एरिया वगैरह हमारे पास मौजूद नहीं होता। तो जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करती है, इसके बैक एंड पे क्या हो रहा होता है वो भी थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे उसकी लॉजिक ड्रॉ कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस जो है एक स्विंग हाई स्वीप करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर स्विंग हाई मौजूद था, प्राइस उसकी लिक्विडिटी स्वीप करती है और वो लिक्विडिटी स्वीप ही हमारे लिए एक एज अ नैरेटिव जोन ही था, जिसके बाद प्राइस यहाँ पे क्या करती है, एंट्री पैटर्न देने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्म करती है फेयर वैल्यू गैप डायरेक्टली सिंपल, जिसके अंदर हमारे पास फेयर वैल्यू एरिया मौजूद नहीं है। तो इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्शन जो लेगी ये हमारे लिए इटसेल्फ एक लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे लाइन ऑफ डिफेंस की तरह वर्क करेगा। तो इधर से हमारे पास हम एंट्री एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से एंट्री मिल गई, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती तो देन प्राइस लाइकली है कि प्राइस जो हमारा रिजेक्शन हाई था स्विंग हाई से, और हमारे पास ये जो लिक्विडिटी पॉइंट यानी ये हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, इस सेकंड नहीं बल्कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएगा, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ये है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले नीचे जाए। अगर फेयर वैल्यू गैप से प्राइस रिजेक्शन नहीं लेती देन प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करे और नीचे जाए। अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप भी नहीं करती बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करती है, देन हमारे पास ये जो बेरिश जाने का सिनारियो है ये हमारे पास फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास प्राइस को लिक्विडिटी स्वीप करके वापस लाजमी डाउनसाइड के ऊपर मूवमेंट लेनी चाहिए। एक ये मैंने आपके साथ एक गोल्डन नगेट टाइप चीज़ शेयर की है, बट बैक टू द मेन टॉपिक कि किस तरह से अगर हमारे पास प्राइस फेयर वैल्यू क्या फॉर्म करती है उससे रिजेक्शन लेंगे। अगर रिजेक्शन फॉर्म हो जाती है देन प्राइस क्विकली न्यू फेयर वैल्यू कैप हमारे पास फॉर्म कर देती है। तो जब प्राइस ने हमारे पास एक न्यू फेयर वैल्यू गैप भी फॉर्म कर दिया, देन अब हमारे पास न्यू लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो यही फेयर वैल्यू गैप होगी, और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस केस के अंदर हमारे पास ये जो रिजेक्शन हाई है ये होगा, ठीक है। दैट मीन्स के प्राइस को सिंपली फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ले और डाउनसाइड के मूवमेंट ले और हमारा बायस लेवल जो है उसको हिट कर दे। लेकिन अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन नहीं लेती देन लास्ट जो कि वर्स्ट के सिनारियो हमारे पास फॉर्म होगा वो यही होगा कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करते हुए जो प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने रिजेक्शन हाई फॉर्म किया था इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके क्विकली बेरिश एग्रेशन हमें बेरिश मोमेंटम शो कर दे। अगर प्राइस इस तरह कर देगी तो वेल एंड गुड, हम अपनी डायरेक्शन के अंदर वापस से ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। बट अगर प्राइस इस जो हमारे पास रिजेक्शन हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग होगा कि प्राइस यहाँ से हमारा जो बेरिश मोमेंटम है इसके अंदर नहीं जाने वाली, इंस्टेड प्राइस यहाँ पे कुछ प्रॉब्ली रेंज करे या बाय साइड मोमेंटम हमारे पास फॉर्म कर दे। ये आपके साथ मैंने वर्स्ट केस और जो बेस्ट केस हैं वो शेयर किए हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास आपके साथ मैंने लास्ट में अभी एक एग्जांपल शेयर की है, इसकी एक लास्ट एग्जांपल देके मैं वीडियो को वाइड अप करता हूँ। उसी एग्जांपल को लेते हैं कि हमारे पास ये जो फेयर वैल्यू एरिया था इसके अंदर प्राइस ने एक्सेप्टेंस ली थी और हमारे पास जो हमारा टारगेट था वो ये स्विंग लो हमारा बायस लेवल था। तो इस बायस लेवल तक हमारे पास प्राइस ने 1 आवर के ऊपर बिफोर गिविंग दिस एंट्री जो कि फेयर वैल्यू वाली मैंने आपके साथ एग्जांपल में शेयर की, ये वाली जो एंट्री है इससे पहले भी प्राइस ने हमें एक मिनी एंट्री फॉर्म की थी जो कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर थी, 1 आवर के ऊपर क्लियरली प्राइस ने फॉर्म की। वो ये थी कि फेयर वैल्यू गैप हमारे पास प्राइस ने 1 आवर के ऊपर फॉर्म किया था। अब इस केस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस ने बैक टू बैक 2 फेयर वैल्यू गैप्स हमारे पास फॉर्म किए थे। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास तो कोई फेयर वैल्यू एरिया नहीं है। तो इन दिस केस हमारे पास जो लाइन ऑफ डिफेंस होंगी वो सिर्फ 2 होंगी, जो कि हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप फर्स्ट और लास्ट हमारे पास ये स्विंग हाई होगा। इसके अंदर मिडल वाली या ओवरलैपिंग हम कह सकते हैं, ओवरलैपिंग या सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ही वो ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, बट ये इतना लाइकली नहीं होगा क्योंकि देखें जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आ रही होगी तो इसके अंदर क्लोजिंग्स फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग्स मिल सकती हैं।
तो वो हमारे लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। बट अगर मेन टॉपिक के ऊपर ही हम अपने रहें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर प्राइस ने सिंपली स्टिंग किया फेयर वैल्यू गैप के अंदर और बेरिश न्यू फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर दिया। अब इस केस के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने फॉर्म किया, इससे रिजेक्शन हम विद इन नेक्स्ट 3 to 5 और 6 कैंडल्स रिजेक्शन का रिजेक्शन एक्सपेक्ट करें और वापस से प्राइस नीचे चली जाए। अगर प्राइस विद इन नेक्स्ट टू 6 कैंडल रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप से नहीं लेती, देन लाइकली है कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन ना ले, यानी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ना ले जो प्राइस को हमारे जो बायस लेवल है उधर तक पुश करे। आई होप दैट मेक सेंस। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से लाइन ऑफ डिफेंसेस वगैरह वर्क करती हैं और किस तरह से हमने उनको ट्रेड करना है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, गुड बाय।